अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुशामदीद। आपने मिसाल तो सुनी होगी, अन्य हाथ बटेरा। फैसल बाउडा साहब की तरफ से जनाब जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक सेनेट के इजलास में पेश करना इनफैक्ट हुकूमत के हाथ में एक ऐसा बटेरा देने के मुतरादिफ है जिसने हुकूमत की वो तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जो एक तवील अरसे से आरजुएं दिल के अंदर पनप रही थी। और वो मामला था जनाब अदलिया को काबू में रखने का, और इस हद तक काबू में रखने का कि अदलिया किसी भी ऐसे शख्स को जो कि अवामी अहमियत के किसी भी अवामी ओहदे पर मौजूद हो, उसको अपनी अदालत में और अपने कटहरे में तलब करने से पहले 100 मरतबा सोचे। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान के एक से जायद जो वज़ीर आज़म हैं वो अदालती फैसलों के नतीजे में ही घर गए थे। लिहाजा पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की अनाने हुकूमत संभालने वालों में यह बात बहुत ही ज़्यादा महसूस की जाती थी कि जनाब अदलिया जो दिल करता था कन्नों फट दिए थे, बाहर कर देनी है। लिहाजा इसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा होनी चाहिए। अब यकीनी तौर पर यह बात जानना चाहेंगे कि हुकूमत के हाथ में ये जो बटेरा है ये अचानक कैसे आ गया, और फैसल बाउडा साहब की तरफ से पेश की जाने वाली तहरीक इस्तेहकाक हुकूमत को किस तरह मौका फराहम कर रही है जनाब कि वो नए सिरे से प्रिविलेज एक्ट की तश्कील दे सके। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है कि आज से 3 रोज पहले सेनेट के इजलास में जनाब फैसल बाउडा साहब ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की तकरीर की थी और उन्होंने अदलिया के मुख्तलिफ लोगों के हवाले से कुछ बातें भी की थी, और उन्होंने अपने आप को प्रॉक्सी करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब के हवाले से भी बहुत ज्यादा तनकीद की थी। और अतर मिन अल्लाह साहब के बारे में उनका यह मानना था कि जनाब अतर मिन अल्लाह साहब ने चूंकि मुझे प्रॉक्सी कहा है लिहाजा अब उनको इस बात का सबूत देना होगा, और इस बात का सबूत लिए बगैर मैं तो अब बन गया हूं लसूड़े की लेस, और मैं जनाब अतर मिन अल्लाह साहब का जो पीछा है वो किसी तौर पर नहीं छोड़ूंगा। उनकी तरफ से तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी गई, और इस तहरीक इस्तेहकाक के मौके पर सेनेट में मौजूद मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने भी खिताब किया, जिसमें जनाब तलाल चौधरी साहब भी शामिल थे जो खुद भी अदालत के अंदर खड़े रह चुके हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी भुगत चुके हैं, और इस चक्कर के अंदर 5 साल की नाअहली भी भुगत चुके हैं। लिहाजा वो तो एक अग्रीव्ड फरीक थे। उन्होंने भी बहुत ही धांसू तकरीर की, और जनाब एजाजुल एहसन साहब के हवाले से भी उन्होंने कुछ इल्जामात आयद किए, और उसके बाद जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर्स, और आखिर के अंदर जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी तकरीर की। और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त जो है ना वो रहमो करम पर है। कभी उसको किसी तरफ से धचका पहुंच जाता है और कभी किसी तरफ से धचका पहुंच जाता है। मौजूदा सूरत हाल में जनाब वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब का भी बिटवीन दी लाइन्स ये मानना था कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त क्रीज से बाहर निकल कर खेल रही है, और उनका यह भी मानना था कि रूल्स इस बात की इजाज़त नहीं देते कि अदलिया किसी भी अवामी नुमाइंदे, चाहे वो वजीर आजम हो या काबीना का रुकन या कोई मेंबर पार्लियामेंट, उसको अपने दरबार के अंदर तलब करे, उसको कटहरे में तलब करे, इस बात का उनको किसी तरह का कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं है। उनके पास इस तरह का कोई जवाज या इस तरह का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। और उन्होंने जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस मौके पर यह तजवीज़ पेश की थी कि ये जो करारदाद है जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब की जनाब फैसल बाउडा साहब की, ये जो करारदाद है इसको सेनेट के सेक्रेटेरिएट को भेज दिया जाए, ताकि सेनेट का सेक्रेटेरिएट इस बात का फैसला कर सके कि जनाब का आया इस करारदाद का हमने करना क्या है। अब होता यह है जनाब कि इस करारदाद के सेनेट सेक्रेटेरिएट में जाने के बाद इस बात का इंकशाफ हो जाता है, और ये इंकशाफ भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है कि ये जो है ना क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान के मुरवजा कानून, इसके मुताबिक पाकिस्तान के किसी रुकने असम्बली के पास तो कोई इस्तेहकाक है ही नहीं।
यानी ये जो इस्तेहकाक उन्होंने पेश की है, ये सेनेट के जो के सेक्रेटेरिएट है उसने हुकूमत को आगाह किया है कि जनाब एज सेनेटर भाई फैसल वाउडा इसने किस चक्कर के अंदर तरीके इस्तेहकाक पेश की है, जबकि पाकिस्तान के कवायद के मुताबिक फैसल वाउडा साहब तो कोई इस्तेहकाक ही नहीं है कि वो इस बात को क्लेम कर सके कि जब मुझे प्रॉक्सी का गया ये गलत है, इससे मेरा इस्तेहकाक मजरू हुआ है। और उनका ये कहना है कि जनाब अगरचे रूल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो अवामी ओहदे पर मौजूद शख्सियात हैं उनको तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है जिसके ज़रिए अरकान असम्बली इस बात का मुतालबा कर सके कि जनाब हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ है, लिहाजा जिस शख्सियत ने हमारा इस्तेहकाक मजरू किया है उसको पार्लियामेंट के रूबरू तलब किया जाए। सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने मिसाल दी। उनका ये कहना है कि इंडियन पार्लियामेंट के एक रुकन को एक रियासती हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाया था, तो रियासती पार्लियामेंट ने प्रिविलेज एक्ट के तहत इन जजेस को जिन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाया था उनको समन किया पार्लियामेंट में और उनको पार्लियामेंट में आना पड़ा। और जिन जजेस ने तौहीन अदालत का जो समन जारी किए थे उनके ऊपर तौहीन पार्लियामेंट का केस चलाया गया और उनको तौहीन पार्लियामेंट करने पर यानी अवामी जो मैंडेट है उसकी तौहीन करने पर जजेस को सजा दी गई, ये मिसाल दी। अब उन्होंने साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान के अंदर प्रिविलेजेस एक्ट जो था वो मौजूद था, प्रिविलेजेस एक्ट ऑफ नेशनल असेंबली 1963 मौजूद था और इस एक्ट के तहत ही मुख्तलिफ अरकान असम्बली को मुख्तलिफ इस्तेहकाक हासिल थे, जबकि 1989 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये जो प्रिविलेजेस एक्ट ऑफ नेशनल असेंबली 1963 था इसको क्वैश कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया और उसमें उनका ये कहना था कि इस्लाम में मजलिस शूरा के अरकान का कोई प्रिविलेज होता ही नहीं, उनका कोई इस्तेहकाक ही नहीं होता, लिहाजा ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है यानी प्रिविलेजेस एक्ट ऑफ 1963 ये गैर इस्लामी है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाता है। और फिर 1989 से लेकर 2024 तक पार्लियामेंट के अरकान को इस बात की जुर्रत ही नहीं हो सकी कि जनाब वो असर नौ प्रिविलेजेस एक्ट को मंजूर करते। कई मरतबा पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब हम तौहीन पार्लियामेंट का कानून लेके आएंगे, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट का कानून अभी तक सामने नहीं आया। और फैसल वाउडा साहब की तरफ से ये जो माहौल गर्म किया गया था इसके नतीजे में ये जो बॉल है आ गई है अब हुकूमत के कोर्ट में, और अब हुकूमत ने इस बात का फैसला करना है कि क्या वो अपने अरकान पार्लियामेंट और अवामी ओहदों पर मौजूद शख्सियात का जो प्रिविलेज है, जो सो कॉल्ड प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज को सेफ गार्ड करने के लिए क्या वो किसी तरह की कानून साजी करेगी, और क्या 1989 के अंदर मंसूख किया गया कानून जिसको प्रिविलेजेस एक्ट ऑफ 1963 ऑफ नेशनल असेंबली करार दिया जाता है इसको बहाल करेगी, या मजरिया 2024 एक नया कानून मंजूर करेगी, क्योंकि इस कानून को मंजूर किए बगैर अरकान असेंबली किसी तरह की कोई प्रिविलेज मोशन नहीं ला सकते और ना ही वो इस बात का इजहार कर सकते हैं कि जनाब तौहीन पार्लियामेंट के जुर्म के अंदर किसी भी जज को सजा दी जाए। अब अगर इस हवाले से दो ऑप्शंस आ रही हैं सामने, एक ये और बल्कि इसके हवाले से एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से बिल भी पेश किया गया है जिसमें तौहीन अदालत के कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है और पार्लियामेंट से ये बात कही गई है कि जनाब तौहीन अदालत के कानून को ही मनसूख कर दिया जाए। और उनका ये मानना है कि इस चक्कर के अंदर ना नौमन तेल होगा, ना रद्दा ना चाहिए, ना तौहीन अदालत का कानून होगा और ना ही तौहीन अदालत के कानून के ऊपर किसी को कोई सजा मिलेगी। लेकिन ये भी अमल बजात
खुद उसी दो अमली का शिकार है जो इस वक्त हमारी सियासत नजर आ रही है। एक जानिब आप आज़ादी इजहार की बात करते हुए तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, और दूसरी जानिब आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाने के लिए आप, और ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं, इनको महदूद करने के लिए आज़ार इजहार आप जो है मुख्तलिफ कानून साजी करने की बात करते हैं। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर बराए सियासी अमूर हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर, उन्होंने तो इस बात का इजहार किया है कि वो पीका कवानीन को मज़ीद सख्त बनाएंगे और इसके 100% नफाज को भी यकीनी बनाया जाएगा। लिहाजा अगर आज़ादी इजहार अरकान पार्लियामेंट को हासिल है, लेकिन उसके लिए उनके पास प्रिविलेज नहीं है, और उस प्रिविलेज को लाने के लिए ये जो प्रिविलेज एक्ट है, इस्तेहकाक एक्ट है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर कराना पड़ेगा, तभी ये मामला आगे चलेगा। जबकि जो पाबंदियां हैं आज़ादी इजहार के ऊपर, इसके लिए जो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं, इनको मजीद सख्त किया जा रहा है। लिहाजा ये जो एक कशमकश है, ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो लास्ट जब टेन्योर था जनाब शहबाज शरीफ साहब का ही, और उस वक्त भी अदालतों की तरफ से मुख्तलिफ फैसले आए थे जिनको, और ख़ास तौर पर वो फैसला जिसके अंदर आर्टिकल 63A की तशरीह की गई थी, और उस तशरीह ने जो अक्सरियत का कानून था इसको ना सिर्फ बदल के रख दिया था, बल्कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया गया था। यानी आइन के अंदर मौजूद जो एक तहरीक अदम एतमाद का की जो शिक है, अदालती फैसले ने उस शिक को गैर मौसर कर दिया था कि जनाब जो लोग पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट देंगे उनका वोट गिना भी नहीं जाएगा और उनको जो है वो नाअहल भी करार दे दिया जाएगा। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी और इस बात का जिक्र किया गया था कि जनाब इस तरह के जो पार्लियामेंट के फैसलों की तौहीन की जाएगी, इसके मुर्तकिब अफराद को, इनके मुर्तकिब जजेस को पार्लियामेंट में बुलाकर उनकी सरजनिश की जाएगी, उनसे जवाब तलबी की जाएगी। लेकिन चूंकि कानून नहीं था लिहाजा उनको बुलाया नहीं जा सका। अब देखना यह है जनाब के मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर इतना तप्पड़ मौजूद है कि वो इस पहले तो ये जो इस्लामी नजरियाती कौंसल और वफाकी शरई अदालत, इन दोनों की तरफ से जिस कानून को रिपील किया गया है, कालादम करार दिया गया है, उसके अगेंस्ट जाकर दोबारा से कानून साजी करें और ऐसी कानून साजी करें जिससे इस्लामी नजरियाती कौंसल और वफाकी शरई अदालत दोनों की जो आरा हैं वो उनके हक में आ जाएं। ये एक बहुत मुश्किल अमल है। दूसरी जानिब फैसल वाउडा साहब ने जिस ढोल को गले में डालकर बजाना शुरू किया है, ये ढोल खुद एक ऐसी आवाज़ दे रहा है जो अब उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर सेनेट की तरफ से ये बात सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से आ गई है कि जनाब आपके पास तो कानून ही नहीं है, और फिर ये बात भी जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से जो फैसला आया था अभी रिसेंटली कि यही तौहीन अदालत की कार्रवाई जिसके अंदर उन्होंने इनिशिएट की थी, तो इसके अंदर भी उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर भी जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब यह है कि फैसल वाउडा ने एक मर्तबा फिर पार्लियामेंट के अंदर जजेस के कॉन्डक्ट पर बात करते हुए उसी दायरे की खिलाफ वर्जी की है जिससे उनको पहले रोकने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट किया गया था। यानी ये जो दो धारी तलवार है ये अब जो है ना आ चुकी है म्यान से बाहर, न्याम से बाहर। अब इसकी एक धार पार्लियामेंट की तरफ है और एक धार जो है वो अदलिया की तरफ है। अब ये धार किसका गला काटेगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोनों फरीक इस वक्त अपने अपनी ताकत और अपने अपने इख्तियार को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की तगोदौ कर रहे हैं। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का इख्तियार और कानून को मनसूख करने का इख्तियार, कानून में को रद्दोबदल करने का इख्तियार और कानून को रद्दी की टोकरी में डालने का इख्तियार है, जबकि अदालतों के पास हथौड़ा है और ये हथौड़े बजा बजा कर अपनी जो फैसले हैं उनके ज़रिए जो कवानीन हैं उनको काला दम करार दे सकते हैं या फैसले ऐसे दे सकते हैं जिसके ऊपर अमल दरामद कराना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होगी। ये एक ऐसा अजीबोगरीब मैच पड़ गया है जिसमें ये इस बात का तयन करना कि फातेह कौन होगा ये एक खुद बहुत बड़ा सवाल है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।